बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपको तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है मखसूस नशिस्तों का, उसके अहम नुकात आपसे जो है शेयर करेंगे। और जो जजिस कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जजों पर मुश्तमिल, जिसके तहत बेंच बनते हैं, उस पर हुकूमत जो है उसने क्या बारीक वारदात डालने की कोशिश की है, वो भी जो है उनकी साजिश जो है आपसे मुकम्मल जो है वो उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और भी दीगर खबरें आप लोगों को शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अभी आज की खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सवाल पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है, जिसमें इसने पीटीआई को इसकी मखसूस नशिस्तों के लिए नाअहल करार दिया था। ये इलेक्शन कमीशन में जब पहली दफ़ा गए थे पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ वाले, तो उन्होंने कहा था नहीं, ये मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका दायरा कार जो है पेशावर हाई कोर्ट का वो थोड़ा सा महदूद होता है। वो इतने यानी आइनी मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि मुकम्मल इंसाफ देने का, वो उसकी हदूद से बाहर था, इसलिए वो ऐसा ही फैसला दे सकता था। अच्छा, आगे फरमाते हैं अपने फैसले में, इलेक्शन कमीशन का भी 1 मार्च को किया गया फैसला गैर आइनी है, जिससे आपको इलेक्शन कमीशन की यानी वो पता चल जाएगी वैल्यू और इसकी जो है हरकत, कि इसने गैर आइनी किस्म के फैसले किए हैं, ये भी कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है। आगे फरमाते हैं कि जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिसको खुद इलेक्शन कमीशन ने भी इसी को तस्लीम किया हुआ है। पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी हमारे सामने मौजूद थी। अच्छा, ये वो उस चीज़ को बता रहे हैं क्योंकि ये जो नून लीग की जो हुकूमत है, जिन्होंने जो है ना इस फैसले में प्रोपागेंडा करने की कोशिश की गई, इन्होंने इस तरीके का ड्रामा किया कि जो अपोजिशन की एक जो पार्टी है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, ये उसमें फरीक ही नहीं थी। इन्होंने एक ड्रामा करने की कोशिश की गई, तो ये कोर्ट उसका बता रही कि वो फरीक थे। और बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो उनके आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़े थे, और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको जो है ना पीटीआई का उम्मीदवार नहीं बनने दिया, और निशान से जो है ना लेने के बाद इस तरीके से जो है ना मामला चलाया कि आप तो जो आपकी जो पार्टी है वो तो अभी ऐसी मौजूद ही नहीं है। इस तरीके की यानी उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की, लेकिन सब जानते थे कि वोट देने वाला और वोट लेने वाला कौन था, वही इसकी वजाहत वो कर रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि ये अदालत पहले भी बता चुकी है कि अदालत मुकम्मल इंसाफ देते हुए किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। ये भी उन लोगों को जवाब है हुकूमती, जो इस तरीके के लोग बोल रहे थे कि जो इन्होंने मांगा नहीं वो इनको कैसे मिल गया। तो साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जब करारदाद वो ये पेश की जा रही थी, आई थिंक अदम एतमाद की, जो वो करारदाद आई थी अदम एतमाद की सॉरी तहरीक जब आई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उस वक्त के दौर में तमाम पार्टियों ने मिस जो है ना करके जो है ना उनके खिलाफ ये की थी। तो उस वक्त जब ये मसला कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके के मामला हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उनकी रूलिंग जो है मुस्तरद कर दी थी। जो उस वक्त के स्पीकर थे कासिम सूरी, आई थिंक जो कासिम सूरी थे कौमी असम्बली के, मुस्तरद की थी। दोबारा जो है असम्बलियाँ बहाल की थी, और फिर जो है कहा था ये जो है ना इस करारदाद वो अदम एतमाद की जो तहरीक है इस पर जो है ना वोटिंग कराई जाए। तो ये सब तो उस वक्त की पीडीएम की जो वो थी इत्तेहाद, तो उसने भी नहीं मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इंसाफ दिया, और सही दिया। मैं ये नहीं कह रहा उस वक्त गलत दिया, बिल्कुल सही दिया, लेकिन मुकम्मल जो आपने नहीं मांगा था वो भी दिया। असम्बलियाँ बहाल की और स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद की, सब किया, तो उस वक्त अच्छा था। आज आपको बुरा लग रहा है और आज कह रहे हैं कि जो ना मांगा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपना मुकम्मल इंसाफ देने का जो उसका इख्तियार है वो जब करती है, तो वो ये छोटे मोटे आइनी नुकात को जो है, जो आपके क्या कहेंगे उनको पसंदीदा जो आपके वो हैंगे जज साहब, चीफ जस्टिस काजी साहब, जो हुकूमत को इंसाफ जो है ना देने के लिए जो है ना भरपूर तरीके से जो हुकूमत को इंसाफ देते हैं, तो हर कोई जो है ना उनकी तरह जो है ना इस तरीके से तो नहीं चलता ना। बाकी और भी जजेस हैं और उनको पता है कि जो है ना किस तरीके से मामला चलते हैं। तो आपके लिए तो आपके एक फेवरेट जज हैं काजी साहब, और आप चाहते हैं कि वो हर फैसले उनके मुताबिक हो, तो ऐसे तो नहीं होते। तो ये उन्होंने इस चीज़ का भी जवाब दिया। अच्छा, आगे फिर मतलब फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक होल्डर आवाम होता है। पीटीआई ने दावा किया था कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के थे, और लोगों ने इन्हें पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से ही वोट दिया। ये तो खैर बच्चे को पता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, जरा इस लाइन को गौर से सुने, हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा।
ये इस इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है ना, जो 8 रुकनी, जो फुल कोर्ट में 8 रुकनी जो अक्सरियती जजेस थे, वो फरमा रहे हैं कि ये बुनियादी फरीक बनकर एक जमात के जो है ना पीछे पड़ा रहा और जो इसने कंटेस्ट किया कि जैसे ये कोई पार्टी हो, ये कोई बुनियादी फरीक हो, कोई मुतासरा फरीक हो, इस तरीके से ये वहाँ पे जो है ना मखसूस नशिस्तों मामले में दीगर चीज़ों में फरीक बना रहा। और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसपे जो है आपके चीफ जस्टिस काजी सफाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, जो हुकूमत को भरपूर इंसाफ देने के लिए जो है ना मशहूर हैं, वो कहते हैं कि ये आईनी बॉडी है, इसका एहतराम करें, ऐसी बॉडी का एहतराम करें जिसने इलेक्शन इतने सालों में जो है ना एक ढंग का इलेक्शन नहीं करवा सकी और जो है ना लोगों पे तौहीन इलेक्शन कमीशन के फतवे लगाती है, ऐसे इलेक्शन कमीशन का आप कहते हैं एहतराम करें। तो ये हालत है इस इलेक्शन कमीशन की, और इनके दिफा करने वाले चीफ जस्टिस काजी सफाइस की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन का एहतराम करें। अच्छा, आगे फरमाता है कि हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है और कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन है और हुकूमत का चौथा सतून है, लेकिन इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में, इलेक्शन की बात हो रही, उसमें नाकाम रहा। तो चलें, ये भी जो है ना बात क्लियर कर दी कोर्ट के इन 8 जजेस ने कि ये इलेक्शन ठीक करवाने में ये निकम्मा और नाहिल इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। तो कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि ये कोई जो आईनी जिसको बॉडी कहते हैं और इस तरीके से जो अपनी खुद मुख्तारी जो है क्लेम करने में सीना चौड़ा करते हुए मन मर्जी करता फिर रहा है, तो ये तो जो इसको एक जो काम दिया था उसमें नाकाम रहा, बाकी इसने बाकी जो काम डालने थे वो ये भरपूर तरीके से आज तक डाल रहा है। अच्छा, आगे फरमाते फैसले में मजीद कहा गया है कि इंतखाबी रूल इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ही ना हो। इंतखाबी निशान ना होते हुए मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को ना दिए जाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सज़ा है। यानी ये वो फरमा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ना कि भाई जमात ये मखसूस नशिस्तें जो है तहरीक इंसाफ वाली, ये इनको दे दी जाए हुकूमत को, तो बोले ये इजाफी सज़ा है, क्योंकि भाई कसूर तो तुम्हारा था ना। बताने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन का निकम्मा इलेक्शन कमीशन की ये नाहिली थी जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो कसूर तो तुम्हारा था और सज़ा किसी और को मिले तो ये तो मुमकिन नहीं था ना। तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी हरकत की थी और गैर कानूनी हरकत की थी, भले इसकी वो वजाहतें देता रहे, भी इसकी थोड़ी सी और आपको तफसीली बताएंगे। अच्छा, आगे फरमाते हैं अपने फैसले में, वाज़े कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मकसद ये नहीं होता कि सियासी जमात के आइनी हकूक ख़त्म हो गए। ये सब इलेक्शन कमीशन को बताया जा रहा है, जो आजकल जो है ना अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझने लगा है, गलत फहमी जो उसको इख्तियार हुई है ना, उसको बताया जा रहा है। फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी तौर पर जुडिशल अमूर सरंजाम दिए, जरा सुने, जुज़वी तौर पर जुडिशल अमूर सरंजाम दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं कि वो फैसले ऐसे अदालती फॉर्म पर चैलेंज करे। फैसले में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में पार्टी के आइनी हकूक वाजे करती, जो काजी सफाइस ने जो अपने जब वो थे बेंच में जो उन्होंने इनसे बल्ले का निशान लिया था उसके मुताबिक उसके लिए फरमा रहे हैं, अपने दिमाग दे रहे हैं कि पार्टी के आइनी हकूक, अपने फैसले में पार्टी के आइनी हकूक वाजी करती तो इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं होती। यानी वो बता रहे हैं जजेस कि जब ये बल्ले का निशान लिया जा रहा था तो ये जो काजी सफाइस साहब का जो वो मशहूर तरीन और मकबूल तरीन जो बेंच था वो उस वक्त बता देता तो ये मसला होता ही नहीं। लेकिन जाहिर बात है ये सब जानते कि क्या हो रहा था, किस लिए हो रहा था और कौन कैसे खेल रहा था। तो ये कन्फ्यूजन पैदा की गई और उसका इलेक्शन कमीशन कलीमुल्ला बन के जो है ना ये काम किया गया और इलेक्शन कमीशन ने भरपूर फ़ायदा उठा के इस पर जो है ना अपने कार्रवाई डाली। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आइनी हकूक वाजे नहीं किए। यानी उन्होंने जो निशान लिया और जो अपने जो कार्रवाइयाँ डाली उसमें भी ये नहीं बताया कि अब आपका स्टेटस क्या है, ताकि वो बेचारे आखिरी यानी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई आखिरी दम तक वो टकरे मारते रहे, उनको पता ही नहीं चले कि हमने करना क्या है। कंफ्यूज रखा गया उनको भी, ताकि आगे ये जो भी ड्रामा ये जो कर रहे हैं कि ये सीटें इनको नहीं मिलनी चाहिए उनको, ताकि इसका मौका मिल सके। अच्छा, आगे फरमाते हैं और अदालती और इलेक्शन कमीशन को ये अदालत को और इलेक्शन कमीशन को ये मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर शहरियों के वोट देने के हकूक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये जजेस फरमा रहे हैं और बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी केस इस वक्त जो है ज़ेरे इल्तवा है और इस पर कोई राय नहीं दे सकते। जाहिर बात है इसको रिव्यू लगा हुआ है तो इन्होंने उस पर जो है ना किया कि इस पर अपनी राय नहीं दे सकते। जाहिर बात है काजी सफाइस तो नहीं है ना,
तो जो आइन और कानून के मुताबिक जो बात की जा सकती है वही करेंगे। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियां करे तो इन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। 8 जजेस ने तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब ये कौन 2 जजेस हैं, अब ज़रा वो सुनिए, जिन्होंने ख़त लिख के जो है ना अजीब और गरीब किस्म की बात की। और मैं जहाँ तक पहले मैं इनकी बता दूँ कि इन्होंने हरकत क्या थी, फिर ज़रा बताऊँगा इन पर यानी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, 2 जजेस से इख्तलाफ पे भी जो है ना उनके नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो है उन्होंने इज़हार किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, नाम ज़रा याद रखिएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, काजी ईसा फ़ाइज़ के बेहतरीन किस्म के हम ख्याल जजों की बात हो रही है। 2 जजेस, प्यारे प्यारे 2 जजेस, मोहतरम जजेस, उनकी बात हो रही है। अच्छा, अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफ़गान ने 12 जुलाई के फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। ज़रा इनकी यानी जो इन्होंने लिखा था नोट उस पर ये फरमा रहे, आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुनाफी है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये 100% मुनाफी था। ऐसे कोई अपने इख्तलाफी नोट नहीं लिखता कि जो फैसला आया हुआ हो बाकी अक्सरियती जजों का, उस पर आप ये कहें कि कोई अगर आईनी बॉडी इस फैसले में अमल दरामद ना करे तो कोई मसला ही नहीं है और ये इख्तलाफ नहीं होता। ये तो आप अपना एक अलग से फैसला सुना रहे कि भाई इनके फैसले पे अमल नहीं करना। ये तो इस तरीके का तासुर दिया इन 2 जजेस ने, अजय अमीनुद्दीन और ये नईम अख्तर अफ़गान ने इस तरीके का तासुर दिया अपनी बातों से कि इलेक्शन कमीशन है कोई भी इस फैसले को जो है ना अमल ना करे, इसका पाबंद नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट का फैसला है उस पर इन्होंने इस तरीके की जो है ना अपने इख्तलाफी नोट में इस तरीके का बयान देना, ये बिल्कुल मिसकंडक्ट में आता है जजों की तरफ से। और मेरी तो ज़ाती राय है कि इनके खिलाफ जो है ना इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने ये किस तरीके का नोट लिखा। इस नोट पर तो बिल्कुल इन दोनों जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने कैसे इस तरीके के जो बाकी आपके जो जजेस हैं कुली के, उनके फैसले के खिलाफ इख्तलाफी राय दी जाती है, उसमें कानूनी वो दलीलें भी दी जाती हैं, और आपने डायरेक्ट बोल दिया कि कोई इस फैसले को ना माने तो कोई जाना वो पाबंद नहीं, और आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इस तरीके से कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखता जो इन जजों ने ये काम किया था। अच्छा, अगर वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट, अब जो तफसील बता रहे हैं कि इनकी जो कार्रवाई थी वो बता रहे हैं, वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मकसूद नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट ने मकसूद नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला किया था और शॉर्ट आर्डर जारी किया था, जिसके जवाब में तफसीली फैसला आने से पहले 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा था, जिससे ये तासुर मिलता था कि इदारे फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले को ना माने तो कोई कानूनी हर्ज नहीं। अभी तफसीली फैसला आया ही नहीं था। जो रिवायत ये है कि भाई तफसीली फैसला आ जाता है शॉर्ट ऑर्डर पे नहीं, जब तफसीली फैसला आ जाता है उस जो केस का तो फिर जो है ना जजेस अपने इख्तलाफी नोट लिखते हैं क्योंकि वो फैसले को भी पढ़ते हैं ना। तो यहाँ इन 2 क्या बोलते हैं काजी ईसा फ़ाइज़ के जो हम ख्याल मोहतरम और हुकूमत के फेवरेट जो जजेस हैं, ये उन्होंने, जाहिर बात है फेवरेट तो हो सकते हैं, कोई किसी जमात का हो सकता है, इस तरीके से बता रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना बड़ा पसंद करती है इन बहादुर जजेस को। तो इन बहादुर जजेस ने तफसीली फैसला आने का भी इंतज़ार नहीं किया और फ़ौरन लिख डाला। तो ये वो हीरे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से एक का नाम, एक तो काजी ईसा फ़ाइज़ हैं, ठीक है, और दूसरा हीरे का नाम अमीनुद्दीन जो है ना, जस्टिस अमीनुद्दीन है, और तीसरा नईम अख्तर अफ़गान है। और भी हैं लेकिन ये ज़रा टॉप के हीरे हैं, हुकूमत के लिए बड़े फेवरेट जजेस हैं। अच्छा, इस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सिकंदर सुल्तान है, ठीक है, उसका तो आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो तौहीन अदालत के उसके इलेक्शन कमीशन के फतवे लगाता फिर रहा है लोगों पे। तो किस तरीके का इलेक्शन करवाया, कैसा इलेक्शन करवाया, कैसा किरदार था, निकम्मा नाहिल जो भी ये इलेक्शन कमीशन है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दिया कि ये नाकाम रहा। तो जो नाकाम रहता है ना, जो अपना जो उसको आईनी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस पर फिर उसको नाहिल और निकम्मा करते हैं, और जो नाहिल और निकम्मा होता है उसको फिर फारिग किया जाता है। तो इनके खिलाफ भी हम इनसे इस्तीफे मांगते रहे हैं, काजी ईसा फ़ाइज़ को भी, क्योंकि उन्होंने 2 सूबों में जो इलेक्शन वाला मामला था, इलेक्शन डिले हुआ, उस पर इन्होंने किसी को सज़ा नहीं दी। तो उस पर हम उनसे कहते थे कि आप जो है ना बराए मेहरबानी कौम पर मेहरबानी करें और मुस्ताफ़ी होकर आप घर जाएं। इसी तरीके से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये कहते थे कि भाई आप भी बराए मेहरबानी, जो आपने काम डाला है इलेक्शन का और एक इलेक्शन ढंग से नहीं करवा सके आप, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ। अच्छा, साथ में जो है इनके इस्तीफे को तो खैर हमने मुतालबा कर दिया, लेकिन काजी ईसा फ़ाइज़ के बारे में मैं एक छोटी सी एक बात बता दूं कि वो अक्सर केसों में सहाफ़ियों पे जो है ना बरसते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ अभी और रिमार्क्स पास किए हैं केस के अंदर
कि चंद सहाफ़ी जो है ना डॉलरों के लिए ऐसी खबरें देते हैं, ठीक है ना, सहाफ़ियों पे एक किस्म का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो ये भी किसी चीफ जस्टिस के जो है ना मनसब के जो है ना मुनासिब नहीं है कि वो इस तरीके की बात करें। क्या सबूत है आपके पास? लोग अपने जो इस तरीके के मामला होते हैं उसके लिए अदालत जाते हैं, और यहाँ अदालत में जो एक जज बैठा हुआ है वो सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और दूसरी तरफ मैं पाकिस्तानी जो कौम है उसको ये बोलूँगा कि जो सहाफ़ी बरादरी है इसकी ज़रा मुनाफ़कत भी चेक करें। कि जब अभी कुछ दिन पहले मैं अपोजिशन की एक जमात है उसके बारे में जो है ना आपको बताऊँगा कि उसके जो वज़ीर आला KP थे उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ बात की थी जो गलत की थी। इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, गलत बात की थी, उन्होंने गलत बात की थी। तो ये सहाफ़ी जो थे हमारे, जो सहाफ़ी बरादरी है, ये उछल लग रहे थे बेचारे। अब मैं ये लफ्ज़ क्यों इख्तियार कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उन्होंने सहाफ़ियों के जो वज़ीर आला ने बात की थी वो गलत की थी, लेकिन मैं इनके लिए सख्त अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह आपको बताता हूँ। उछल लग रहे थे और उनके कोई और लीडर, वो वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आला के अलावा जो उनकी दूसरी पार्टी के लीडर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके आगे से माइक हटा दिए इन्होंने और कहा कि माफ़ी मांगे। और अपनी जो है ना वो लेटर पे जो है ना सहाफ़ी तंजीमें लिख रही हैं कि देखें ये सहाफ़ियों को जो है ना ऐसे बोल दिया, पैसे चलते हैं, ये होता है वो होता है, माफ़ी मांगे। बिल्कुल अच्छा काम किया, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं यूँ बोल रहा हूँ उछल लग रहे थे। ये देखो ये आपके जो है ना जज साहब जो है काजी साहब, फाइज साहब, आपको कह रहे हैं कि आप डॉलरों के लिए ये काम करते हैं। हिम्मत है तो यहाँ जैसे वो गरीदा फारूकी थी जो बोल रही थी कि नाम लेना, तो हिम्मत है तो जाओ काजी साहब फाइज से पूछो कि नाम लेना, क्या चंद सहाफ़ी लगाया हुआ है, नाम लेना कि कौन सा सहाफ़ी है जो डॉलरों के लिए जो है ना ये काम करता है, कौन से यूट्यूबर डॉलरों के लिए जो है ना झूठी खबरें चलाते हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या काजी का ये काम होता है, जज का ये काम होता है कि इल्ज़ाम लगाए? ये किस किस्म के यानी क्या बोलते हैं जज हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप तो फैसला देने मुंसिफ हैं आप लोग, आप कब से इल्ज़ाम लगाने लग गए? और कहाँ है वो गरीदा फारूकी जो सहाफ़ी थी, जो चीखें मार रही थी कि जना ये बात गलत कर दी है, ये साबित करे, किसका नाम ले रहे, कौन पैसे लेता है, ये है वो है, यूं है वो है। जाओ काजी सफाई से पूछो, वो भी आप सहाफ़ियों पे यही इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और किधर है सहाफ़ी तंजीमें जो जना बड़के मार रही थी और चीखें मार रही थी, माइक उठा रही थी? काजी सफाई से पूछे ना, एहतजाज कहीं आपको दिखा इस मामले पे इन सहाफ़ियों का? तो ये हमारे बेचारे सहाफ़ी भाइयों की मुनाफ़कत है। मैं बोलता हूँ एक असूल रखें दोनों के लिए, अपोजिशन के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, जजों के लिए भी, जर्नलों के लिए भी, सबके लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किसी के सबके लिए एक असूल रखें। आपकी जो बरादरी है उसकी इज्जत के लिए आप ये करें। बिल्कुल जैसे मैंने कहा उन्होंने गलत किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने सहाफ़ियों के बारे में इल्ज़ाम लगाया, गलत किया, सबूतें तो पेश करें वरना इल्ज़ाम ना लगाएं। लेकिन आपने जो उस पर एहतजाज किया वो ज़रा इधर भी दिखाए ना। आप इधर आप खामोश हो गए तो फिर आप कहते हैं हम आपकी जो है हिमायत करें और आपकी तारीफ करें। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर हम आपको भी मुनाफिक ही बोलेंगे ना आपको, आप जैसे सहाफ़ियों को, कि कमज़ोर पे जो है ना आप जो है चढ़ दौड़ते हैं और जहाँ जो ताकतवर का हाथ होता है वहाँ जो है आप अपने क्या बोलेंगे उसको, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उधर आप जो है ना छुप जाते हैं जाकर। इस पर मैं वो यही डायलॉग मारूंगा वो जो उनका है ख्वाजा आसिफ का, वज़ीर दिफा है, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बस इस पर इतना काफ़ी है। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी, अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक का कहना है कि हुकूमत ने बड़े ढोल बजाए थे और क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाने के लिए कमेटी कायम करके शफाफियत ले आए हैं। खुद काजी सफाइज ने भी इस पर बड़ी मजबूत पोजीशन ले रखी थी और इसके हक में थे, लेकिन आज हुकूमत को यही कमेटी अच्छी नहीं लग रही। इसलिए उन्होंने फौरन जल्दबाजी में एक आर्ट्सराती आर्डिनेंस जारी करते हुए चीफ जस्टिस काजी सफाइज को यह इख्तियार दे दिया कि वो इस कमेटी के एक सीनियर जज को हटाकर अपनी मर्जी का जज लगा सकते हैं। आज जब इस कमेटी का इजलास हुआ तो सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और एक खत भी लिख दिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी यानी बेंच यानी जो कमेटी है जजों पे जो कमेटी बनी हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी सफाइज, सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और उनसे जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले जो सीनियर हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। लेकिन हुकूमत ने काजी सफाइज को मजीद ताकतवर बनाने के लिए जल्दबाजी में एक सदारती आर्डिनेंस जारी किया, जिसमें काजी सफाइज को इख्तियार दिया गया कि वो कमेटी में किसी भी सीनियर जज को निकालकर मन मर्जी का जज शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये कानून साजी नहीं की, ऑर्डिनेंस जारी किया हुकूमत ने। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि और काजी सफाइज जो खुद सदारती ऑर्डिनेंस किसी दौर में मुखालिफ हुआ करते थे,
मतलब ये सदारती आर्डीनेंस को ये अच्छा नहीं समझते और उसकी मुखालफत में इन्होंने जो है ना अपने रिमार्क्स भी दिए। इन्होंने खुद मुखालफत करते थे सदारती आर्डीनेंस की। उन्होंने आर्डीनेंस पास होते ही कमेटी से सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर अपने हम ख्याल जस्टिस, अगला नाम सुनिए जो मैंने कहा था गौर कीजिएगा, मुनीब अख्तर को निकालकर जो है जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। वही अमीनुद्दीन साहब जिस पर 8 रुकनी जो है वो सीनियर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसला दिया, अक्षरती फैसला फुल कोर्ट का, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है फैसले के बारे में इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की और इस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया जो मुनासिब नहीं था। ये वही अमीनुद्दीन है। और यहाँ पर उनको जो सीनियर जज है मंसूर अली मुनीब अख्तर साहब, उनको निकाल कर अमीनुद्दीन साहब को शामिल किया है काजी सफाइस ने। आगे जिसके जवाब में कमेटी के रुकन और अगले होने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एहतजाज के तौर पर कमेटी के इजलास का बाइकाट करते हुए खत लिख दिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अपनी मर्जी का जज कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई। ये अगले होने वाले जो चीफ जस्टिस थे वो फरमा रहे हैं काजी सफाइस के बारे में, मन मर्जी की गई जो एक गैर जमहूरी रवैया है और वन मैन शो है। खदशा है कि नई बनाई गई कमेटी फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ना चली जाए। ये भी खदशा है कि इंसाफ के इदारे के वक़ार और अवाम के इस पर एतमाद को ठेस ना पहुंचे। अदालती जायजे या फुल कोर्ट के इंतजामी तौर पर फैसला आने तक मैं इस कमेटी में नहीं बैठ सकता और आर्डिनेंस की आईनी हैसियत के तय होने तक इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि आर्डिनेंस आने के बाद भी इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कमेटी के सीनियर जज को निकाल कर दूसरे जज को शामिल कर लिया जाता और सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की कोई वजह भी पेश नहीं की गई। लिहाजा मेरी तजवीज़ है कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाकर इस चीज़ की जो है ना यानी इस चीज़ को देखा जाए। यानी एक तो गवर्नमेंट ने जो है पहले ये खुद ये तरमीमी जो है ना कमेटी बनाई इलेक्शन एक्ट में जो है ना वो तरमीम के उसमें इस एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनता, इसमें तरमीम करके ये इन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नाम से ये जो है ना उन्होंने कानून लेकर आया कि जो चीफ जस्टिस का जो पहले इख्तियार था कि वो बेंच बनाएगा, सिर्फ अकेला वो बताता था कि भाई ये जजेस बैठेंगे इतने रुकनी बेंच होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, ये 3 सीनियर जजेस पे होना चाहिए ताकि चीफ जस्टिस जो है उनको जो है ना ये कोई बादशाहत नहीं होनी चाहिए कि अपनी मन मर्जी के। ये उस वक्त की जो इनकी हुकूमत थी जो अदम एतमाद की बात जो याद है, ये उनकी मैं आपकी जो बता रहा हूँ कारकर्दगी और कारस्तानी है जिसमें ये शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम था। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई हम ये कमेटी इस तरीके से बना रहे हैं ताकि जो है ना सीनियर 3 जजेस पे हो और वो फैसला करे, उनमें जो अक्सरियत तो मतलब 2 जजेस जो अक्सरियत बनेगी वो फैसला करे कि जो है बेंच कितने रुकनी होगा और उसमें कौन कौन से जजेस होंगे ताकि चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म हो जाए और जो है ना शफाफियत आ जाए। तो ये इन्होंने कहा अब जब इनको जो है ना अपनी मर्जी के कुछ करवाने थे मामला, तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से आर्डिनेंस जारी करके उस कमेटी के अंदर छेड़छाड़ की, क्योंकि अब इनका ये तो इन्होंने आइन की जो है ना और कानून की जो है ना कि उसको मोम का बना दिया है ना, अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़े जा रहे हैं जो इनको सूट करता है। तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आर्डिनेंस के जरिए मुदाखलत की, कानून के जरिए नहीं आर्डिनेंस के जरिए, और वहां पे इन्होंने ये हरकत की कि अब उन्होंने चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया कि आप एक जज को सीनियर जज को निकाल के अपनी मर्जी का जज डालते हैं। और जैसे ही आर्डिनेंस पास हुआ तो आर्डिनेंस के मुखालफत जो चीफ जस्टिस काजी सफाइस किया करते थे उन्होंने फौरन कलम चलाकर मुनीब अख्तर साहब को जो सीनियर जज हैं और मंसूर अली शाह साहब के बाद जो है जज बनने वाले चीफ जस्टिस, उनको निकालकर नई इनको डाल लिया अमीनुद्दीन साहब को, वो इख्तलाफी नोट वाले अमीनुद्दीन साहब को डाल लिया और जो है अब ये जो है बेंच बनाएगी ये कमेटी। तो मंसूर अली शाह साहब जो है उससे निकल गए ये बोलते हुए कि भाई आपने तो कोई वजह भी नहीं बताई कि भाई किस वजह से निकल, कोई वजह होती है ना सीनियर जज को निकालने की कि भाई कोई वजह थी, कोई मिसकंडक्ट था, कोई मसला था, कोई वजह भी नहीं बताई और बस पेन चला दिया। इसका क्या मतलब निकलेगा कि आप अपने हम ख्याल जज ला रहे हैं ना। और दूसरी बात ये अब कमेटी 10 रुकनी बने या 20 रुकनी बन जाए, फायदा क्या हुआ? यानी ये हुकूमत तो कह रही थी हम शफाफियत लेकर आए ना कि सीनियर जज जो है ना फैसला करेंगे और कोई चीफ जस्टिस की जो है ना अकेली बादशाहत नहीं होगी, मन मर्जी नहीं होगी। तो आपने तो ये उसको इख्तियार दे दिया, अब तो फिर वही चीफ जस्टिस की बादशाहत उनकी मन मर्जी होगी कि वो अपनी, क्योंकि एक वो खुद हो गए उस कमेटी के रुकन, एक वो अपनी मर्जी का जज ले आए। अब बेंच किसकी मर्जी से बनेंगे? 2 रुकनी ये जो कमेटी बन गई उसमें जो तीसरा जो होगा वो उसकी तो अब राय वो नहीं होगी ना, बेंच तो उसी राय पे बनेगा जो 2 अक्सरती फैसला होगा और अक्सरती 2 फैसला होगा। ये तो वो एक खुद होगा, एक अब जो है अपना पसंदीदा इख्तलाफी नोट वाला जज लेकर आ जाए, तब राय की यानी किसकी राय पे बेंच बनेगा?
तो अगर इस कमेटी को एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुकनी कमेटी भी बना दें अगर हुकूमत, और क्या ये शफाफियत के लिए कर रहे हैं, और उसमें चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दे, तो फायदा क्या हुआ? फिर वही वाला मामला हो गया ना जो पहले था कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार था, हमारी मर्जी का बेंच बना दे। तो वो 10 रुकनी अगर कमेटी बना दे तो उसमें वो अपने 9 जजेस डाल देगा, 8 जजेस डाल देगा, 7 जजेस डाल देगा, तो फिर 3 जजेस का क्या, उनको फैसले की क्या औकात रहेगी जब अक्सरियती फैसला जो है चीफ जस्टिस के हक में आएगा। तो ये बिल्कुल जो है ना ये तरीका गलत था, हुकूमत ने ये इख्तियार किया। और किस वजह से किया? ये बड़ी चमक हुई है इस पर चल रही थी कि भाई मुबैना तौर पर ये यही काम करेंगे कि फ़ौरन जो है ना ये इस तरीके से मामला करेंगे। और आर्टिकल जो 63A का जो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वोट जो दिया जाएगा किसी अपनी यानी पार्टी के मुखालिफ, अगर आप जो है ना जाकर वोट देंगे किसी और को तो आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा और आप नाअहल भी हो जाएंगे। तो सब यानी ये बातें कर रहे थे कि भाई ये फ़ौरन इस तरीके की, क्योंकि आईनी तरमीम हो नहीं पाई, तो अब जो है ना अपोजिशन के जो है ना वोट लेने के लिए कि वोट गिना जाए तो ये हरकत करेंगे। यानी हुकूमत की बात हो रही थी कि वो इस तरीके की जो है ना मुबैना तौर पर ये बातें चल रही थी कि वो इस तरीके की हरकत करेंगे कि इस तरीके से कोई बेंच मन जो है ना टाइप का बन जाए मन मर्जी का, और ये फैसला दे दे कि हाँ ठीक है ये फैसला जो है रिव्यू लगा लिया उन्होंने 63A का। मतलब ये जो जैसी ऑर्डिनेंस आया कमेटी में उन्होंने अपना जज डाला काजी सफाइश ने, तो ये आर्टिकल 63A का रिव्यू वाला केस लगा लिया उन्होंने, और अब वो उस पर समाअत करेंगे। और सब लोग जानते हैं कि जो है ना फैसला क्या आने वाला है, और ये सबको पता है कि इस तरीके का जो ना मामला होगा कि भाई यानी जो बातें चल रही हैं, जो राय चल रही है, और ना हुआ तो फिर आप बोलना ना कि फैसला ऐसा आने वाला है कि भाई वो 63A का वो फैसला ये दे देंगे कि भाई अगर किसी ने वोट दे दिया दूसरी पार्टी को अपनी तो वो नाअहल हो जाएगा लेकिन उसका वोट गिना जाएगा। यानी आईनी तरमीम का मामला जो है ना वो तो हो जाएगा, आईनी तरमीम तो हो जाएगी। यानी अगर पीटीआई से उनके जो बंदे अगर कोई तोड़ के वोट डालेगा तो उसका वोट गिना जाएगा। और जी यानी ज़रा मैं इस हुकूमत को मैं इसलिए तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि देखें इनको ज़रा शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को। इनको कानून साजी ऐसी करनी चाहिए थी जो कल को इनके भी काम आए। हम तो इन सबके हकूक़ की बात कर रहे हैं ना कि भाई अगर आपका उम्मीदवार किसी और को वोट दे तो ये गलत काम है ना। आपके क्या बोलते हैं वोटर्स के वोट से जो है ना वो यहाँ पे इलेक्ट होके आया, आपकी जो थी पब्लिक उन्होंने उसको वोट दिया, वो यहाँ पे जो है ना उससे इलेक्ट होके आया, वो कैसे पार्टी के खिलाफ किसी और को वोट दे सकता है? उसको इस पे वो इस्तेकाक होना ही नहीं चाहिए। और आप ऐसा कानून बनाने के कि हाँ ये दुरुस्त है कि ना उसका वोट गिना जाए बल्कि नाअहल हो, बल्कि मैं तो बोलता हूँ ऐसे शख्स को 3 साल 4 साल की सजा भी होनी चाहिए। यानी आप उसका हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकें, बिकने का रास्ता रोकें, और आप रास्ता खोल रहे हैं। ये हुकूमत जो ये रास्ता बना रही है उनका कि हाँ ऐसा जो है ना करे, दुरुस्त है। क्योंकि अभी ये बेनिफिशियरी है ना, जब अगर ये बेचारे अपोजिशन में चले गए तो ये चीखें मारेंगे इसी कानून की वजह से। तो हम तो इनके लिए भी बात कर रहे हैं और सबकी जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लिए बात। अभी तो ये बेनिफिशियरी हैं, इनके कान आँख नाक सब बंद हुए हैं, इनको बिल्कुल ये अकल से फारिग हो गए, इनको कोई बात समझ नहीं आने वाली। लेकिन हम जानते हैं कि कल यही कानून जो आज ये उल्टे सीधे अजीब व गरीब किस्म के गैर आइनी गैर कानूनी इंसानी हकूक़ के खिलाफ यानी ये कानून जो उल्टे सीधे पास कर रहे हैं, कल को अगर कोई जैसे तहरीक इंसाफ थी वो जब बैठी हुई थी वो समझती थी कि हम ही रहेंगे, इस तरीके से जब वो चले गए तो आज देखें वो कानून पे लग रहे। तो जब ये लोग जो आज ये उल्टे सीधे कानून बना रहे हैं तो कल को ये चले गए तो यही कानून इन पर भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और तब ये चीखें मार रहे होंगे। उस वक्त हम इनका भी साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है, उस वक्त हम इनके भी हक के लिए बात करेंगे। लेकिन आपको उस वक्त तनकीद का निशाना भी साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि ये आप ये बीज बो रहे हैं जो कल को आपके लिए जो है ना मुसीबत बनेगा। और ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।